आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर दौरे के पहले दिन 6,650 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 3 समझौता ज्ञापनों पर किए हस्ताक्षर। कहा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का हब बन रहा है उत्तर प्रदेश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जर्मनी में कई कंपनियों के शीर्षस्थ अधिकारियों से की मुलाकात। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत जर्मनी के संबंधों को और मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। मथुरा वृंदावन में रंग भरनी एकादशी को लेकर तैयारियां तेज। कल रात से शहर में बाहरी वाहनों के प्रवेश पर लगेगी पूरी तरह से रोक। और लुधियाना से दरभंगा जा रही डबल डेकर बस लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 5 की मौत, 16 लोग घायल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। 2 दिवसीय दौरे पर सिंगापुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दिन 6,650 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 3 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये निवेश ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और हाइपर स्केल डेटा सेंटर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में होंगे। इन तीनों परियोजनाओं से 20,000 से अधिक रोजगार भी सृजित होंगे। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री द्वारा किए गए एमओयू के तहत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय थीम आधारित टाउनशिप का विकास, दूसरी परियोजना में कानपुर लखनऊ हाईवे पर लॉजिस्टिक्स पार्क का विकास और तीसरी परियोजना के तहत नोएडा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में 40 मेगावाट आईटी पावर क्षमता वाला हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क का निर्माण शामिल है। इसके अलावा सिंगापुर की एक वैश्विक निवेश कंपनी ने प्रदेश में 100 मेगावाट के डेटा सेंटर की स्थापना के लिए 8,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर दौरे के दौरान सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉक से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान रणनीतिक साझेदारी के तहत निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे विषयों पर चर्चा की गई। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों से संवाद में कहा कि नया भारत दुनिया के अंदर अपनी ताकत दिखा रहा है और शीघ्र ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खुद को स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भारत का प्रमुख प्रदेश बन गया है। श्री योगी ने कहा कि आज प्रदेश आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश ने अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसके एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। आज भारत के अंदर 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास है। भारत का रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा उत्तर प्रदेश के पास है और भारत के अंदर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट भी आज उत्तर प्रदेश के पास है। और अभी अगले ही महीने उत्तर प्रदेश का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, ये जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में कई कंपनियों के शीर्षस्थ अधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें राज्य में निवेश का आमंत्रण दिया। उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश की मजबूत हो रही अर्थव्यवस्था से अवगत कराते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ उपभोक्ताओं का बड़ा बाजार है। दोनों प्रतिनिधि मंडल ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत जर्मनी साझेदारी को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया। जर्मनी के प्रतिनिधि मंडल ने उत्तर प्रदेश में दीर्घकालिक सहयोग और निवेश का भरोसा दिलाया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत टैक्सी के सारथियों से बातचीत की। आज जारी एक वीडियो में श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी सहकारी समिति का उद्देश्य चालकों को उनके काम का स्वामित्व देकर उन्हें सशक्त बनाना है। ये जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो श्रम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसी को मुनाफा मिले, किसी सेठ को न मिले। अब आप भारत टैक्सी का विचार क्यों आया? ये जो आपने कहा ढेर सारी कंप्लेंट्स आती थी, 30% कट जाता था, कोई सर्टेनिटी नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी, जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो, इसका निवारण क्या? वो जो कंपनियां हैं वो कंपनियां चलाने का उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है। फर्क इतना है कि मालिक आप हो। भारत टैक्सी की अनूठी पहल सारथी दीदी का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि इस सुविधा के माध्यम से महिला यात्री अपनी यात्रा के लिए महिला चालकों का चयन कर सकती हैं। श्री शाह ने बताया कि भारत टैक्सी की सारथी महिलाओं को बीमा लाभ और आसान ऋण सुविधाएं मिलेंगी।
प्रदेश के पशुधन दुग्ध विकास एवं राजनैतिक पेंशन विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम गोधन समागम 2026 में पुरस्कार वितरित किए। श्री सिंह ने 63 दुग्ध उत्पादकों को गोकुल पुरस्कार और 49 दुग्ध उत्पादकों को नंद बाबा पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके साथ ही निराश्रित गोवंश संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 जनपदों के जिलाधिकारियों समेत अन्य अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि यह समागम प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और गऊ आधारित उत्पादों के प्रयोग के लिए लोगों को जागरूक करेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने आज आजमगढ़ में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में 45 लाख रुपए की लागत से निर्मित खगोल विज्ञान प्रयोगशाला का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला के शुरू होने से बच्चों को नवाचार और वैज्ञानिक प्रयोगों के क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी। फतेहपुर के आकांक्षी ब्लॉक हथगाम में बच्चों के टीकाकरण की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए की जा रही है। जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह द्वारा विकसित किए गए इस AI बेस्ड स्मार्ट वैक्सीनेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप के सफल पायलट प्रोजेक्ट ने हथगाम में टीकाकरण की दर को 95% तक पहुंचा दिया है। जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह ने बताया कि हथगाम ब्लॉक में मिली सफलता को देखते हुए अब इस व्यवस्था को जल्द ही पूरे फतेहपुर जिले में विस्तार देने की तैयारी है। AI बेस्ड स्मार्ट टीकाकरण सिस्टम डेवलप किया था और उसको करीब 3 महीने पहले लागू करना शुरू किया था। उसमें अभी तक पिछले 3 महीने में हथगाम ब्लॉक में 1000 से ज़्यादा बच्चे एनरोल हो चुके हैं और उसमें से 95% से ज़्यादा बच्चों का हम टाइमली वैक्सीनेशन सुनिश्चित कर पाए हैं और ANMs ने भी इसमें काफ़ी अपना पॉजिटिव फीडबैक दिया है क्योंकि इससे उनका काम आसान हो गया है। क्योंकि इसका अच्छा फीडबैक मिला है तो इसको हम धीरे धीरे बाकी ब्लॉक्स में भी एक्सपेंड करेंगे। मथुरा वृंदावन में रंग भरनी एकादशी को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। नगर को 4 जोन और 8 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं कल रात से शहर में बाहरी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। पेश है एक रिपोर्ट। वृंदावन में 27 फरवरी को रंगभरनी एकादशी के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। परिक्रमा मार्ग सहित नगर के प्रमुख चौराहों पर CCTV कैमरे, वॉच टावर, कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी। 5 कोसीय परिक्रमा पर भी सुरक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई आदि के समुचे इंतजाम किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी CP सिंह ने बताया कि शहर के सभी होटलों को QR कोड वाले पंपलेट दिए जाएंगे, जिन्हें स्कैन कर श्रद्धालुओं को मंदिर के खुलने और बंद होने के समय पार्किंग उनके समीप के अस्पताल निकटतम पुलिस सेवा की जानकारी हो सकेगी। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा। लुधियाना से दरभंगा जा रही डबल डेकर बस लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज दोपहर अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। गोसाईगंज इलाके में हुए इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 11 लोगों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं रामपुर के दड़ियाल क्षेत्र में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे बाइक सवार 4 छात्र ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए। हादसे में 3 छात्रों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि चौथा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर दौरे के पहले दिन 6,650 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 3 समझौता ज्ञापनों पर किए हस्ताक्षर। कहा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का हब बन रहा है उत्तर प्रदेश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जर्मनी में कई कंपनियों के शीर्षस्थ अधिकारियों से की मुलाकात। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत जर्मनी के संबंधों को और मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। मथुरा वृंदावन में रंगभरनी एकादशी को लेकर तैयारियां तेज। कल रात से शहर में बाहरी वाहनों के प्रवेश पर लगेगी पूरी तरह से रोक। और लुधियाना से दरभंगा जा रही डबल डेकर बस लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 5 की मौत, 16 लोग घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।